हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो न्यू रा पाठशाला एजुकेशन। और हमारा जो एक सीरीज़ चल रही थी पॉलिटी की, उसी को अब हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। और इसका जो है पहला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। बट इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इन्हें लाइक किया करिए और शेयर करिए करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, दैट इज़, देखिए क्या कहा गया है। द अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑडिट बाय CAG, कि कौन से अकाउंट CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा जो है ऑडिट नहीं किए जाते हैं। तो चार ऑप्शन अपने पास कौन कौन से। एक तो है जो है म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन। गाइस इसका मैं बता दूं, इसका तो नहीं किया जाता है, ऑडिट नहीं करता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इनके अकाउंट्स को ऑडिट नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद बी को देख लेते हैं। तो ये है स्टेट गवर्नमेंट, इनको करता है। अगर गवर्नमेंट कंपनीज़ की बात करें तो इनके भी अकाउंट्स के ऑडिट करता है CAG। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तो आपको पता ही होगा, वो तो करता ही करता है CAG। तो इसका वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट इज़ ए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा, दैट इज़ ए ऑप्शन। मतलब क्या है, म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन के अकाउंट्स को जो है CAG ऑडिट नहीं करता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, तो ये ऑप्शन था आपके पास। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम गैप इंटरवल बिटवीन द टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट, कि मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है जो है किसके बीच में, दो सेशन, पार्लियामेंट के दो सेशन के बीच में। तो आप लोगों ने सुना होगा कि बेसिकली हमारे पास जो है, एक तो आपने सुना होगा बजट सेशन, ठीक है, एक आपने सुना होगा मानसून सेशन, एक सुना होगा विंटर सेशन। तो ये जो सेशंस होते हैं इनके बीच में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है, दैट इज़ ओनली ऑफ फॉर 6 मंथ। इससे ज़्यादा मैक्सिमम गैप नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जो है 6 मंथ। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कितने हमारे पास शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, दैट इज़ 12 शेड्यूल। आंसर क्या आएगा, नंबर इज़ 12 शेड्यूल। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर की बात करें, वो क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ नॉट देयर इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज नहीं है। तो देखिए, ये बता दूँ, डोगरी है, इसका सिंधी भी है, मणिपुरी भी मणिपुरी भी है, लेकिन कौन सी नहीं है, राजस्थानी 8th शेड्यूल ऑफ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। क्लियर क्या आप लोगों को। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, दैट इज़ ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, फॉर हाउ मैनी टाइम्स अ पर्सन कैन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि कितनी बार एक पर्सन क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। तो याद रखिएगा, ऐसा नो लिमिट है, हमारे में कोई लिमिट नहीं बता रखी है हमारी कंट्री में। जैसे आप US के प्रेसिडेंट की बात करोगे ना, तो वहाँ पे क्या कर सकते, एक पर्सन जो है सिर्फ 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है। जैसे कि यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ बराक ओबामा, उनके बारे में सुना होगा। तो वो भी क्या है, 2 बार बने थे, उसके बाद उन्होंने नहीं किया था, है ना, नॉमिनेशन नहीं फाइल की थी किसके लिए, जो है प्रेसिडेंट के लिए। क्यों, क्योंकि पता है आपको वो सिर्फ 2 ही बार बन सकते हैं। पर हमारी कंट्री में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर हो गया, तो आंसर क्या आएगा, दैट इज़ नो लिमिट, ऑप्शन डी आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर, कि हर 2 साल बाद मतलब राज्यसभा का कितने फ्रैक्शन जो है रिटायर हो जाते हैं। तो इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि पार्लियामेंट में एक तो लोकसभा सुनी होगी और एक राज्यसभा सुनी होगी। ये जो राज्यसभा होता है ना, वो परमानेंट हाउस है। ये जो लोकसभा होती है वो टेम्पररी हाउस है। क्लियर हो गया, क्या होता है, टेम्पररी हाउस। ये क्या होते हैं, परमानेंट हाउस होते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा, इसके साथ साथ एक बात याद रख लेंगे आप लोगों ने, कि ये तो इसके इलेक्शन तो आपको सुना होगा हर 5 साल बाद होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है राज्यसभा में, कि जो है हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर रिटायर्ड हो जाते हैं। 1/3, तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, दैट इज़ बी ऑप्शन, 1/3 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको वो भी प्रोवाइड कर दी है। आई होप आपको ठीक लग रहा होगा, अच्छी लग रही होगी ये वीडियो। तो प्लीज़ इन्हें लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज which among the following is not true about the statement of legislative council in India। ठीक है, कि legislative council in India के बारे में कह सकते हैं आप कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैं बता दूं आपको, पहला क्या दे रखा है पॉइंट, द काउंसिल इज अ परमानेंट हाउस एंड वन मेंबर ऑफ जो है रिटायर्ड इन एवरी 2 years। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं ये ऑप्शन आपका क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। तो अब बाकियों को देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल गया कि यही ऑप्शन क्या है वो गलत है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, दैट इज, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दैट इज, कहते हैं सिंगल सिटीजन इन इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। मतलब जो सिंगल सिटीजनशिप आपने सुनी होगी ना कि क्या कहते हैं, नागरिकता जो होता है, ठीक है, एक कंट्री, एक पर्सन जो है एक ही कंट्री की नागरिकता रख सकता है, ऐसा हमारी कंट्री में है। तो ये चीज़ हमने कहाँ से, कौन सी कंट्री से ली है, तो ये हमने ली है ब्रिटेन से और कनाडा से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज सी, मतलब 1 and 2। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज सी ऑप्शन आपका आंसर सही होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दैट इज, हु डिसाइड द रीजनेबलनेस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन फंडामेंटल राइट इन इंडिया। कि जो रिस्ट्रिक्शंस होती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर, फंडामेंटल राइट के ऊपर, अपनी कंट्री इंडिया में, वो कौन देखता है, कौन डिसाइड कर सकता है उसके ऊपर, वो सिर्फ कोर्ट डिसाइड कर सकती है। कौन कर सकता है, कोर्ट। तो आंसर इज क्या है, बी ऑप्शन आपके पास सही है। ठीक है, तो हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, प्रोटेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ठीक है, किस किस के अंदर आता है। तो 3 ऑप्शन दिए हैं, एक तो दे रखा है, ये अगर मैंने वाइल्ड बोला, ये वाइल्ड है, वर्ल्ड नहीं, सॉरी गलती से हो गया था। ठीक है, फंडामेंटल एक ड्यूटीज़ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, 7th शेड्यूल है। गाइस याद रखिएगा, ये तीनों में ही प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ की बात की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज जो है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 1, 2 and 3। क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दैट इज, अ गवर्नर ऑफ स्टेट कैन डिसमिस फ्रॉम हिज ऑफिस बाय। गवर्नर जो है स्टेट का, उसको डिसमिस किया जाता है उसके ऑफिस से, वो किसके द्वारा किया जा सकता है, तो वो जो है आपके सिर्फ क्या है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिसमिस किया जा सकता है और किसी के द्वारा नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज सी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेरिटरी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट बिल। कि किस अमेंडमेंट बिल के तहत जो टेरिटरी थी किसकी, गोवा की, दमन एंड दीव को इनकॉर्पोरेट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर हो गया। तो वो कौन सा था, दैट इज 12th अमेंडमेंट 1962 के तहत टेरिटरी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव को इनकॉर्पोरेट किया गया इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ऑप्शन क्या होगा, दैट इज बी ऑप्शन आपका सही है, 12th अमेंडमेंट 1962। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, दैट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर मणिपुरी एंड त्रिपुरा बिकम फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया। कि पूछा गया आप लोगों से कि किस साल, मतलब किस साल में मणिपुरी और त्रिपुरा जो था, मणिपुर और त्रिपुरा को फुल फ्लेज स्टेट मतलब मान लिया गया था इंडिया का। ठीक है, बन गया था वो, तो वो क्या था 1972 में। क्लियर हो गया। आंसर क्या आएगा, 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा जो था बिकम द फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दैट इज, देखो गाइज ये बहुत इजी क्वेश्चन है और पूछने के पूरे पूरे आसार होते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो इस तरह का क्वेश्चन तो कोई छोड़ नहीं सकता, और आप लोगों को भी अगर ये छोड़ देते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके पास, दैट इज, हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, वो कौन थे, सुकुमार सेन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज सी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया आफ्टर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956।
which reorganize the boundaries of the different state on linguistic basis. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिएगा इस क्वेश्चन में पूछा है कि कितने नंबर ऑफ स्टेट थे आफ्टर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था जो है 1956 का, उसके बाद कितने स्टेट थे, ठीक है, जिनको ऑर्गेनाइज किया उनकी बाउंड्री को किसके बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। क्लियर हो गया। तो वो थे 14 स्टेट। कितने थे आपके पास, 14 स्टेट, 14 स्टेट थे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका आंसर भी आपको समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, दैट इज अच्छा ये गाइस क्वेश्चन हो चुका है तो इसको रहने देते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया यूनियन टेरिटरी बिकम जो है बिफोर बिकमिंग स्टेट। ऐसे कौन से स्टेट्स हैं, ठीक है, जो कि क्या है पहले, अच्छा मतलब स्टेट बनने से पहले वो क्या थे, वो जो है यूनियन टेरिटरी थे। क्वेश्चन में ये पूछा गया, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास, देखिए यहाँ पे दे रखा, ये है, ये सही है ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश, फिर मणिपुर और त्रिपुरा। ये स्टेट बनने से पहले क्या थे, ये जो है यूनियन टेरिटरीज थे। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा, दैट इज़ बी ऑप्शन सही है आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड फॉर हाई कमिश्नर, ठीक है, हु रिसाइड इन लंदन रिप्रेजेंटिंग इंडियन इन अ ग्रेट ब्रिटेन। कहता है किस एक्ट के तहत, ठीक है, किस एक्ट के तहत जो हाई कमिश्नर होता है जो कि लंदन में रहता है, ठीक है, और रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, तो वो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 के तहत। वो जो है हाई कमिश्नर कहाँ रहता है, लंदन में रहता है और रिप्रेजेंट करता है किसको, इंडिया को, जो है इंडिया को इन ग्रेट जो है ब्रिटेन में। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, दैट इज क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एन एक्सटेंसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन जो है रिगार्ड ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, क्या कहा गया है कि कौन सा आर्टिकल है जो कि क्या करता है, एक्सटेंसिव जो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है इन रिगार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग में देता है। ठीक है, मतलब एक तरह से उसको पावर दे रहा है सुप्रीम कोर्ट को, किसके रिगार्डिंग में, फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, तो वो कौन सा है आपके पास, दैट इज जुरिडिक्शन के रिलेटेड। तो वो क्या है आपके पास, आर्टिकल 32। ठीक है, अगर आर्टिकल 32 पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा ये सारा। ठीक है, और अगर आपको पता करना है तो मैं एक दिन आर्टिकल पे भी आपके लिए टॉपिक लाऊंगी, लेकिन आप लोग ये कमेंट करोगे तभी आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाएगी। क्लियर हुआ। देखेंगे कि आपका कितने का रिस्पॉन्स ऐसा है कि जो चाहते हैं कि आर्टिकल से रिलेटेड आपको सीधे, मतलब आर्टिकल है और ये पर्टिकुलर आर्टिकल इससे रिलेटेड है, ठीक है, वो सब आपको डिटेल में लिखा मिले तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है, और बना भी दूँगी उसके ऊपर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन 103 थर्ड आर्टिकल 2019 हैज़ मेड अमेंडमेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि जो 103 एक्ट था वो क्या है, 2019 में जो आया है वो अमेंडमेंट, वो किस पार्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में क्या कर रहा है, वो अमेंडमेंट कर रहा है। तो वो देखो पता पूछा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स में है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है, डीपीएसपी में है, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर टेम्पररी पॉलिसी में है, प्रोविजंस में है। तो याद रखिएगा ये जो 103 आर्टिकल है ना 2019 का, वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। क्लियर हो गया आपको, किससे रिलेटेड है, 103 जो है वो है आपके पास राइट से रिलेटेड। अच्छा गाइज, ये आप मुझे अब रिप्लाई करोगे, ये 103 आर्टिकल जो है वो किससे रिलेटेड, मतलब कि क्या है इसके अंदर, इस अमेंडमेंट के अंदर क्या है। ठीक है, इस एक्ट के अंदर, आर्टिकल नहीं सॉरी, एक्ट के अंदर क्या है, आप मुझे डिटेल में लिखोगे कमेंट बॉक्स पे, और इसके बाद इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। क्लियर हो गया। तो ये आपके लिए आज का टास्क रहेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, दैट इज विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेज
दैट काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा शेल नॉट बी डिसोल्यूट, ठीक है, मतलब भंग कर देनी, ठीक है। तो आपको पता है कि राज्यसभा क्या होती है, परमानेंट हाउस होती है, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपके पास होता है, दैट इज़ 83rd आर्टिकल। इसलिए मैं कह रही हूँ आप कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों के ऊपर आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगी एक, मतलब कि पूरा का पूरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि आर्टिकल्स को ही एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। बट आप कमेंट करो तभी ऐसा कुछ होने वाला है, क्लियर हुआ, नहीं तो हमारी ये सीरीज ही कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि देखेंगे आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि लानी है कि नहीं लानी है वीडियो, ठीक है। तो क्या है, आर्टिकल 83 आपके पास रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज which article of Indian Constitution says that members elected by president can't vote in election of president, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि किस आर्टिकल के तहत ये चीज़ है हमारे पास कि जो लोगों को, मतलब जिन लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, क्या करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो उनको क्या है, राइट नहीं होता कि वो जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है, वोट दे सके। तो ये किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है, ये आर्टिकल 55 के अकॉर्डिंग होता है, क्लियर हुआ। वो मेंबर जिन्हें कि प्रेसिडेंट ने क्या किया है, इलेक्ट जो है नॉमिनेट किया हुआ है, ठीक है, वो उन्हें क्या कर रखा है, उन्हें क्या नहीं कर सकता है, उन्हें जो है उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो लोग इनकी क्या है सिलेक्शन या फिर कह सकते इलेक्शन में जो है अपना भूमिका नहीं निभा सकते। कौन, जो है वो मेंबर्स, ठीक है। तो जो है जैसे कि आपने सुना होगा राज्यसभा में 12 मेंबर्स को करते हैं, ठीक है, तो वैसे ही वो मेंबर्स क्या है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपना पार्टिसिपेशन नहीं देते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो ये है आपके पास, दैट इज आर्टिकल 63, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया है, फिर से बोल रही हूँ, आप कमेंट करोगे तो आर्टिकल्स के ऊपर वीडियो जरूर आएगा आप लोगों के ऊपर, ठीक है। तो मैं करूँगी 5-6 वीडियो में सिर्फ आर्टिकल्स ही आर्टिकल्स को एक्सप्लेन कर दूँगी, तो उससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आर्टिकल पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम आगे देख लेते हैं, अब आगे का क्वेश्चन क्या है आपके बस। आगे का एक मिनट, इसके अंदर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड की हुई है, चलो वो भी रीड कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 63 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन और एक्सेट्रा। मतलब क्या है, बोला हुआ है कि 63rd आर्टिकल के थ्रू जो है आप कह सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल दैट जो है आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ पे क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट कैन बी एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, मतलब वाइस प्रेसिडेंट कैसे एक्शन कर सकता है एज अ प्रेसिडेंट, लेकिन वो कैसे होगा, जब उसकी एब्सेंस में या तो उनकी डेथ हो गई, रेजिग्नेशन हो गया या कोई और रीज़न हो, क्लियर हो रहा है। तो तब वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, तो ये रहेगा आपके पास। तो आई होप यही आपको बताया था मैंने, ऑप्शन क्या था, 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है आर्टिकल 63। नेक्स्ट होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, दैट इज हाउ मेनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो फार वर इलेक्टेड अनअपोज्ड। अच्छा, वो पूछा है कि अभी तक कितने ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो अनअपोज्ड क्या है, इलेक्टेड हुए हैं, तो वो कौन से हैं, 2 हैं सिर्फ, क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसमें तो कुछ था नहीं हालांकि अभी एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, दैट इज, एक मिनट, क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मोस्ट क्लोजली सिमिलर। कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, इंडिया का प्रेसिडेंट है, उसकी पोजीशन किससे बहुत ज़्यादा क्लोजर दिखती है आपको, तो वो है आपके पास जो है ब्रिटिश मोनार्क, ठीक है। ब्रिटिश मोनार्क के बिल्कुल सिमिलर लिखती है किसकी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन, क्लियर हो गया आप लोगों को। इसके बारे में थोड़ी सी शायद मैंने एक्सप्लेनेशन भी ऐड की है, वो देख लेते हैं, एक मिनट। अच्छा नहीं डालिए, चलो कोई नहीं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, दैट इज द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया relating to the accounts of state are submitted
टू विच अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, कि मतलब ये है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है CAG जो होते हैं वो अकाउंट से रिलेटेड जो है अकाउंट ऑफ स्टेट्स जो है वो किसको सबमिट करवाते हैं, ठीक है, तो वो किसको करवाएंगे, स्टेट से रिलेटेड वो किसको सबमिट करवाएंगे, दैट इज गवर्नर को। क्लियर हो गया आप लोगों को कि क्या पूछा गया था आपसे, आपसे पूछा गया था जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल स्टेट का होता है वो किसको मतलब आप कह सकते हैं अकाउंट को सबमिट करवाता है, ठीक है, तो किसको कराएगा, दैट इज गवर्नर को, ठीक है, रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दैट इज, एक मिनट, हाउ मैनी फ्रीडम आर गारंटीड बाय द आर्टिकल जो है 19, ठीक है, कि कितनी आर्टिकल्स मतलब कितने का फ्रीडम उसमें दे रखा है आर्टिकल। देखिए आर्टिकल जो 19 है उसमें फ्रीडम की बात की गई है और इसमें मैं बता दूं आपको कि जो है कुछ चीज़ें मेंशन की है, मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले वो पढ़ के बताऊंगी फिर आपको पता चल जाएगा। ये चीज़ें मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड कर दी हैं ताकि आप लोगों को देखने को मिले। देखिए आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक जो है फ्रीडम्स। आर्टिकल 19 फर्स्ट जो है प्रोवाइड दैट ऑल सिटीजन शैल हैव राइट, ठीक है, पहला क्या है, राइट है। देखो टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आपके पास क्या है, आर्टिकल 19 है। और इसके अंदर क्या है, टू असेंबली जो है असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म, मतलब कि शांतिपूर्ण आप क्या कर सकते हैं, असेंबली कर सकते हो और साथ में क्या है कोई आर्म जैसे कि हथियार वगैरह ना वो नहीं रखने हैं आपने। इसके बाद टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, यूनियन और एसोसिएशन को आप डाल सकते हो। ये देखो इसके सब क्लॉसेस आएंगे, बता दूं मैं आपको, ठीक है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि इंडिया की टेरिटरी में आप कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हो, ठीक है। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि कहीं पर भी आप रह सकते हो इंडियन की टेरिटरी में। और टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी टू ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, और किसी भी प्रोफेशन को, ठीक है, ऑक्यूपेशन को आप कैरी कर सकते हो, ठीक है, या बिजनेस का काम कर सकते हो। तो कितने हो गए, 6 हो गए ना आपके पास। तो इसका मतलब कि ऑप्शन क्या होगा कि इसके अंदर कितने सब क्लॉजेस हैं, अब आपको पता चल गया होगा, दैट इज 6, है ना। तो अब हम वही चीज़ लिखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन के पास हाउ मेनी फ्रीडम्स मेंशन कर रखे हैं, उसके अंदर गारंटी दे रखे, दैट इज 6 की, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को कि 6 जो है फ्रीडम की गारंटी देता है किसमें, आर्टिकल 19 में, ठीक है। हमने सारी पढ़ ली एक के एक बाद। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दैट इज न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी इनिशिएटेड इन इंडिया ओनली इफ द फॉलोइंग मेक द रिकमेंडेशन, ठीक है। कहता है कि जो तो उसको उसको इनिशिएट किया जा सकता है, ठीक है, ओनली इफ़ द फॉलोइंग मेक द रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन से, तो वो है आपका राज्यसभा, ठीक है, किसकी, राज्यसभा रिकमेंडेशन से ऑल इंडिया जो है सर्विस को इनिशिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी इंस्टीट्यूटेड विद ओनली ऑन द इनिशिएटिव ऑफ राज्यसभा, आर्टिकल 312 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेज, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज़ आपके पास है, ये मैंने लाइन आए तक कट करनी थी बट चलो कोई नहीं, मैंने यहाँ तक बता दिया आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आपको तो आपको याद रखनी है कि जो ऑल इंडिया सर्विस जो है किसके द्वारा इनिशिएट किया जा थ्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द लैंग्वेज एंड आइडियल, ठीक है, द लैंग्वेज एंड आइडियल्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ इन्फ्लुएंस्ड एंड बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि हमने जो है लैंग्वेज और उसका आइडियल किसका, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ से बोरोड किया है, ठीक है, या कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए। तो याद रखना है दैट इज़ जो है हमने कहाँ कहाँ से लिया हुआ है, देखिए कहाँ कहाँ से लिया है, देखिए USA, ठीक है, एक मिनट ले लो,
देखिए यूएसए, ठीक है, फिर फ्रांस, फिर ऑस्ट्रेलिया, तीनों से ही लिया है, ठीक है, किससे लिया है, तीनों से ही ले रखा है। तो ऑप्शन क्या आएगा, दैट इज़ डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। देखिए गाइस, एक मिनट, तो क्या है, देखिए ये है, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन ऐड कर रखी है, तो देख लेते हैं। देखिए डी ऑप्शन आपका सही है, 1 2 3। द टर्म एंड द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल वॉज borrowed फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। American Constitution was the first to begin with a preamble. However, the language of preamble is borrowed from Constitution of Australia. At the same time, the ideal of liberty and fraternity came from French कॉन्स्टिट्यूशन। तो तीनों से हो गया आपके पास, है ना। देखो अमेरिका से क्या लिया बता दिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया बता दिया, और जो है फ्रांस से क्या लिया वो भी हमने बता दिया। तो ऑप्शन क्या होगा, दैट इज़ दी ऑप्शन 1 2 3, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, दैट इज़ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कि कौन सा अमेंडमेंट को हम जो है मिनी कहा जाता है, गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो कौन सा है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है 1970 जो है 6, एक मिनट, ठीक है, कौन सा है आपके पास, दैट इज 42nd जो है अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। ये क्या है आपके पास, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि उस दौरान बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। अब 42nd यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिखी है। अब 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैरिड आउट मेजर चेंजेस, ठीक है। क्योंकि मेजर चेंजेस क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही किए गए थे। क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्या बोला है, राइट टू वोट कैन बी प्लेस्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग। राइट वोट किसके अंदर है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है, फंडामेंटल ड्यूटी है, या फिर लीगल राइट है। तो गाइस ना तो ये फंडामेंटल राइट है, ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है, ना फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये क्या है, लीगल राइट है। क्या है, लीगल राइट, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या आंसर आएगा, दैट इज़ लीगल राइट, ठीक है। एक मिनट, आई थिंक इसके बारे में लिखा हुआ है मैंने, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है कि राइट टू वोट इन इंडिया इज़ द लीगल राइट गिवन टू द पीपल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, ठीक है, 1950 जो है सेक्शन फिर 62(1), ठीक है। एक मिनट में इसे वो कर देती हूँ, डिलीट आपको दिखे, ठीक है, सेक्शन 62। क्लियर हो गया। तो इतना जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और उसके आगे का हम देखेंगे। अब आगे देखिए, आगे क्या आपके पास, दैट इज़ इन विच ईयर, किस ईयर में डोगरी लैंग्वेज वॉज इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब किया गया था, 2003 में, ठीक है। क्या किया गया था, डोगरी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया था 8th शेड्यूल में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया। तो ये है आपके पास। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में लिखा है तो उसे भी पढ़ेंगे। क्या कहा है, 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 इंक्लूड 4 लैंग्वेजेस, ठीक है। क्या किया था, 4 लैंग्वेजेस इंक्लूड की गई थी इसमें, किसमें, 92nd अमेंडमेंट एक्ट में। वो कौन कौन सी थी, ठीक है। इंग्लिश शेड्यूल वाइज जैसे है बोडो थी, डोगरी थी, मिथाली थी एंड संथाली थी, ठीक है। ये 4 लैंग्वेज की गई थी। एंड विद दिस द टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनाइज्ड लैंग्वेज इंक्रीज्ड टू 22, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये था इसका डिटेल।
तो हम आगे देखेंगे। अगर ये डिटेल वाला आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो हर एक क्वेश्चन जो कि हम अगली वीडियो में लेके आऊँगी तो हर एक में मैं ये डिटेल वाला काम जो है कर दूँगी, ताकि आप लोगों को जो है कुछ बेनिफिट हो जाए। बट आप प्लीज़ कमेंट करिएगा बीच बीच में, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और आपको वीडियो मेरी कैसी लग रही है। आप प्लीज़ अपना कमेंट जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, दैट इज इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब क्या है कि फर्स्ट टाइम जो है अमेंडमेंट कब किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वॉज अमेंडेड कब किया गया, कब फर्स्ट टाइम अमेंड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो कब किया था? 1951 में। कब किया गया था? 1951 में फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या किया गया था? अमेंड किया गया था। क्लियर हो गया? तो अब हम आगे की चीज़ें देखेंगे थोड़ा सा। एक मिनट, हाँ ये चीज़ थोड़ी सी लिखी है मैंने, वो देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे क्या है देखिए, 1951 ऑप्शन, कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 enacted in 1951 has made a several changes to the provision related to the fundamental rights to check abuse of freedom of speech, expression, वैलिडेशन ऑफ जमींदारी, अबॉलिश लॉ एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें कब आपके इसमें आएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? एक मिनट, तो क्लियर हो गया आपको कि जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था तो क्या क्या चीज़ें हुई थी, जैसे कि आपको बता रखा है इसके अंदर। टीच एंड एक्सप्रेशन, और दूसरे क्या? वैलिडेशन ऑफ जमींदारी, अबॉलिश लॉ। क्लियर हुआ? ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है आपको बता रखी हैं। ठीक है, किसमें? फर्स्ट उसमें जो है अमेंडमेंट में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दैट इज कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मनी बिल। मनी बिल के रिगार्डिंग में कौन सा कथन गलत है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, पहला बोला हुआ इट कैन इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, बिल्कुल सही है, ये लोकसभा में ही इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? दूसरी बात क्या कहा गया आपको कि क्या है? इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ ये भी सही है। उसके बाद कहा गया है द राज्यसभा इज गिवन 1 मंथ टाइम पीरियड फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन ऑफ ऑन अ मनी बिल। ये कथन गलत है। देखिए याद रखिएगा, सिर्फ 14 दिन का उनको क्या दिया जाता है? टाइम पीरियड दिया जाता है राज्यसभा को। क्लियर हुआ? रिकमेंडेशन के लिए। तो इसलिए कौन सा है ऑप्शन, वो क्या है? गलत है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। देखिए इसकी छोटी सी मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाल रखी है, तो हम उसे भी देखेंगे फिर। देखिए उसमें क्या देखा है? करेक्ट सी। अब ये देखिए, अ मनी बिल मस्ट बी रिटर्न टू द लोकसभा विद इन 14 डेज और द बिल इज डीम्ड टू बी पास्ड बोथ द हाउस ऑफ द इन द फॉर्म इट वॉज ओरिजिनली पास्ड बाय लोकसभा। ठीक है, क्या कहा गया है कि ये देखो, जो राज्यसभा होती है उसके पास सिर्फ 14 दिन का टाइम होता है, और अगर मान लीजिए उन्होंने वापस नहीं किया, ठीक है, रिकमेंडेशन से, तो अल्टीमेटली उसको क्या मान लिया जाएगा कि रिकमेंडेड मान के वो दोनों हाउस से पास कर दी जाएगी। समझ में आ रहा है? तो स्टेट को राज्यसभा को तो सिर्फ 14 दिन का टाइम स्लॉट मिलता है उसको जो है रिकमेंड करने के लिए। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? ये अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा सही नहीं है? क्या चीज़? वुमेन एंड चीफ मिनिस्टर। सबसे आपके पास है सचित्रा कृपलानी। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की सीएम थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, और नंदिनी, तो ये उड़ीसा की, बिल्कुल सही है। शशिकला जो है काकोडकर, ये गोवा की थी, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या होगा? ऑल आर करेक्ट, ये सही है आपका। क्लियर हुआ? तो ये आप देखिए इन 3 ऑप्शन से आपको जो है 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिससे आपको आंसर बिल्कुल याद कर सकते हो। इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये याद रख लेना आपने। क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, तो मेरी रिक्वेस्ट है, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करना मत भूलिए और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग, एक मिनट, हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द यूनियन पावर कमिटी ऑफ द जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट असेंबली।
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है असेंबली का हेड ऑफ यूनियन पावर कमेटी का कौन था, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो वो कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। देखिए यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेडेड बाय जो है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है यूनियन पावर कमेटी का क्या किया था, कह सकते हो कंट्रोल या हेड थे, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। तो ये थे हमारे सारे के सारे आज के क्वेश्चन, और आई होप कि ये आपको जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और जो है अगर ये ठीक लगे हों तो प्लीज़ गाइस, इसे फिर से मैं बोल रही हूँ, इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एंड थैंक यू टू ऑल।